हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स चर्चा विद आर के प्रजापति। तो आपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा, आवेश के बारे में बहुत कुछ समझा, कुछ वैज्ञानिकों के नाम देखने को मिले और कुछ यानी परिभाषाओं में भी समझने में बहुत कुछ मिला। अब इस वीडियो में बहुत ही अच्छा टॉपिक मिलेगा। कूलाम का नियम और आवेश संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अभी भी कुछ रह गए थे, उनको करना होगा। इसके बाद आवेश संरक्षण का नियम, क्वांटीकरण, इस तरीके की परिभाषाएं आगे मिलेंगी आपको। कूलाम के नियम में बहुत कुछ यानी कि डिफरेंस मिलेगा आपको, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि जो सिलेबस में है वो तो ठीक है, अपनी जगह है सिलेबस में, लेकिन जब हम आगे का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर हैं बहुत कुछ यानी कि उसी टॉपिक से, लेकिन होता क्या है कि उससे बहुत ही यानी परिवर्तित होता है, लेकिन उसी टॉपिक से टच होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसा ऑप्शन ना हो जो उससे कुछ छूट सके। इसीलिए हमने इस वीडियो में वैद्युत कूलाम के नियम में जो दिया गया है उसमें बहुत सारे इनकी टॉपिक को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस मिलेंगी जो आपने बुक्स में भी कई बुक्स में देखी भी होंगी और कई बुक्स में है भी नहीं। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, बहुत सरल तरीके से भी करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ इसके पिछले वीडियो में कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर क्या जो आप परिभाषाएं हैं बोलते हैं उनको एक बार बोर्ड पर लिख दीजिएगा जिससे हम अपना नोट कंप्लीट कर सकें। तो हम आपको बता दें, वैसे तो बेटा लेक्चर के तहत ही सारी परिभाषाएं और आपको लिखना होता है, तभी ज़्यादा बेटर यानी कि अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश अगर नहीं लिख पाते हैं तो उसके लिए हम ये भी कोशिश करेंगे कि जिससे आपका कोई नुकसान ना हो सके। लेकिन आपको कोशिश यही करना है कि आप लेक्चर के थ्रू से लेक्चर को सुन के परिभाषाओं को लिखें तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, तो उन परिभाषाओं को जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, उन परिभाषाओं पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा बड़ी होती है, परिभाषाएं कुछ यानी कि जो थ्योरी से निकाल के बनती है, जो उनका रस होता है, निचोड़ के निकाला जाता है शब्दों के माध्यम से, वो यानी कि शॉर्ट होता है। लेकिन जो सब समझाते हैं तो कुछ बड़ा होता है। तो उनकी परिभाषाओं को एक बार आप नोट कर लीजिएगा, हम बता देते हैं। विद्युत की परिभाषा आपके पास है, स्थिर वैद्युत की परिभाषा, आवेश और आवेश के प्रकार। इसके आगे हमने आपको सजातीय आवेश के बारे में ही बताया था कि सजातीय आवेश क्या होते हैं, लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। और इसके आगे हमने आपको तीन जो घर्षण होते हैं यानी कि आवेशन की जो विधियां हैं उनको भी बताया था कि किस प्रकार से होती है, घर्षण, प्रेरण और चालन। बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के तहत आपने समझा होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो अब हम आगे चर्चा करते हैं, इसके जो आगे वीडियो है वो क्या है। तो हम देखते हैं कि आवेश से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। उससे पहले कि जो आवेश होते हैं वो किन यानी कणों पर, जो मूल कण होते हैं उन मूल कणों पर कितना आवेश होता है, और थोड़ा द्रव्यमान की भी बात कर लेंगे क्योंकि द्रव्यमान भी हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। तो इस यानी कि इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो इसके पहले हम आपको एक चीज बता दें कि एक बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब एक इसी पर एक और नया यानी क्वेश्चन निकल के आता है। वो क्वेश्चन क्या है, आइए हम देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो वो क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन होता है, क्या किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलने पर द्रव्यमान में कमी होती है या नहीं, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर द्रव्यमान में वृद्धि होती है या नहीं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है और जब मास एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा तो द्रव्यमान की कमी बिल्कुल होगी। और क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के थ्रू भी हम लगाते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर यानी कि किसी बॉडी से मास इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, स्थानांतरित करा रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है जिस बॉडी से, और उस बॉडी में मास की जरूर कमी यानी कि द्रव्यमान की कमी होती है। लेकिन जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस बॉडी में मास की वृद्धि होती है, द्रव्यमान की वृद्धि होती है। तो इन परिभाषाओं के बाद हम उन टॉपिक को एक दो कण को हम नाम लिख देते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं इसके आगे। तो हम इन मूल कणों की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए यानी कि इस पर 1.602 इंटू 10⁻⁻19। लेकिन हम इसको इस तरीके से लिख के इतना ही लेके सॉल्यूशन करते हैं। जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो इतनी वैल्यू हम लेके और याद भी इतना ही रखते हैं। लेकिन जो क्लियर वैल्यू है वो आपकी इस तरीके से है। द्रव्यमान जो होता है
इलेक्ट्रॉन पर वो होता है 9.1093 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसको भी हम थोड़ा यानी कि शॉर्ट में उपयोग कर लेते हैं, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। या हम ऐसे भी कर, कई जगह आपको वैल्यू दे दी जाएगी 9.0 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसी प्रकार से आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर आवेश होता है धन चार्ज होता है, उस पर कैसा प्लस चार्ज होता है यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए इस पर क्या होता है वैल्यू तो वही होती 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इसका जो द्रव्यमान होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। हम जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो इसको सॉल्यूशन में क्या रखते हैं 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, या 1.6 तक भी रख लेते हैं इतना। तो इसी तरीके से इसमें भी रखते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन कण होता है, और इस पर जो द्रव्यमान जरूर होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है लेकिन आवेश नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको तीनों यानी कि मूल कण जो दिए गए हैं। इसी प्रकार से जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण में क्या होता है इलेक्ट्रॉन का 2 गुना चार्ज होता है, तो उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि द्रव्यमान उसका अलग होता है। उसका यानी कि जब न्यूमेरिकल से वगैरह लगाएंगे तो उसकी वैल्यू आपके सामने आएगी, या हम बताएंगे भी आपको वैल्यू। अब हम बात कर लेते हैं आवेश, जो आपका आवेश संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे, उसमें आपका ये भी एक तत्व है, इसका आप जो भी पॉइंट बनता हो 5, 6, 3, 4 उस पॉइंट को डाल के आप कर सकते हो। अगला पॉइंट बात कर लेते हैं, आवेश कैसी राशि है। तो आवेश कैसी राशि है, अगला पॉइंट फिर से डालेंगे। जैसे आपने यहाँ चौथा पॉइंट डाला होगा, तो ये चौथे के बाद ये कौन सा हो जाएगा 5वां पॉइंट हो जाएगा। और 5वां पॉइंट क्या लिखेंगे हम, आवेश नोट बनाने के लिए, आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, इसलिए यह एक अदिश राशि है। अच्छा, 6वां पॉइंट की बात करते हैं। इसमें थोड़ा हम अच्छे से समझेंगे, बहुत चीजें हमें न्यू देखने को इसमें मिलेंगी और समझने को भी मिलेंगी कि क्या होता है। आवेश के मात्रक की बात कर लेते हैं, आवेश का क्या मात्रक होता है। तो आवेश के 2 सिस्टम में मात्रक देख लेते हैं, एक तो एमकेएस सिस्टम में और एक सीजीएस सिस्टम में। तो एमकेएस सिस्टम में जो मात्रक होता है वो इसका मात्रक होता है कूलाम। कूलाम, या हम इसको और यानी कि लिख सकते तो क्यू बराबर, हमने हाई स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्यू बराबर आई टी। तो आई का मतलब एम्पियर, टी का मतलब सेकंड। तो हम इसको एक यानी कि जो नाम दिया जा सकता है, इसको क्या कह सकते हैं, एम्पियर सेकंड। और इसी का जो एक मात्रक होता है, सिंगल मात्रक जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है कूलाम। और इसको कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, जिसका सिंबल होता है वो क्या होता है कैपिटल सी होता है। अब सीजीएस की बात करते हैं, तो सीजीएस में इसके 2 मात्रक हैं, एक तो है स्थित कूलाम, स्थित कूलाम, और दूसरा है एब कूलाम, एब कूलाम। तो इस तरीके से इसका मात्रक दिया गया है। हम इन, और एक चीज और इस पर आपको समझ में आ गया होगा, एमकेएस में एम्पियर सेकंड कूलाम, सीजीएस में स्थित कूलाम और एब कूलाम। अब बात कर लेते हैं कि स्थित कूलाम की वैल्यू, क्योंकि एक दूसरे का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे डायन होता है बल का मात्रक और न्यूटन भी बल का मात्रक होता है, तो डायन और न्यूटन में क्या संबंध होता है 10 की पावर 5 का, तो उसको हम देखते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी क्या संबंध है, इसको आगे देखते हैं। और इसको हम क्या पढ़ते हैं, ईएसयू मात्रक, एक ईएमयू जो होता है ईएसयू मात्रक, और जो होता है ईएमयू मात्रक। तो इस तरीके से इनके फुल फॉर्म भी देखते हैं, और फुल फॉर्म के साथ साथ हम आपको एक चीज और बता दें कि आवेश का सबसे जो छोटा मात्रक होता है और बड़ा मात्रक, छोटा और बड़ा मात्रक कौन सा होता है, तो सबसे छोटा मात्रक, आप जी बहुत अच्छा यानी कि एक कह सकते हैं विकल्प क्वेश्चन या अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैक्लन होता है। क्या होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैक्लन होता है, और सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। इन दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, सबसे छोटा मात्रक फ्रैक्लन, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। अब एक फ्रैक्लन के कितने इक्वल होता है और एक फैराडे का मान कितना होता है, उसको हम एक बार बोर्ड पर आपके सामने लिख के देखते हैं।
तो हम इसमें देखते हैं, हमने आपको पूरा एक सारणीबद्ध पूरा यानी कि आवेश का जो मात्रक है एक सिस्टमेटिक तरीके से दिखा दिया, सब यानी कि आपका क्लियर, सब कंफ्यूजन दूर भी हो जाएंगे। आवेश का जो मात्रक है, जो पॉइंट है उसमें क्या है, एसआई पद्धति में इसका मात्रक कूलाम होता है, सीजीएस पद्धति में हमने आपको बताया था स्टेट कूलाम और एब कूलाम, यानी कि स्थैत कूलाम और एब कूलाम। स्थैत कूलाम जो होता है उसको हम कहते हैं ईएसयू यूनिट, ईएसयू, और जो इस एब कूलाम है उसे हम कहते हैं ईएमयू। अच्छा, इनके एक बार फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत मात्रक, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत मात्रक। ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, वैद्युत चुंबकीय मात्रक। इसके बाद अब हम बात करते हैं एक कूलाम बराबर होता क्या है। एक कूलाम इक्वल होता है 1/10 एब कूलाम, यानी कि आप एक एब की बात करोगे 10 कूलाम निकलेगा, एक एब में 10 कूलाम निकलेगा। अब इसी प्रकार से एक कूलाम का मात्रक हम देखते हैं 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, यानी एक कूलाम में एब कूलाम 1/10 होता है, जबकि एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। इसके बाद हम इसी को, और स्टेट कूलाम को ही हम फ्रैक्लिन कहते हैं, इसका मान ही, इनको ही हम फ्रैक्लिन कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हमने आपको बताया सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैक्लिन। तो फ्रैक्लिन किसे कहते हैं, स्थिर वैद्युत को, ठीक है। एक स्थिर वैद्युत होता है वो फ्रैक्लिन के बराबर होता है। तो एक फ्रैक्लिन बराबर कितना होता है, 3.336564 × 10⁻10 कूलाम। कहने का मतलब जो प्रकाश की चाल होती है, ये जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल 2.99792458, इस तरीके से जो इसकी चाल होती है, पूरे शुद्ध चाल में होती है जो आपकी 2.9979242458, इस तरीके से होती है 10⁻9। तो ये आपके प्रकाश की चाल होती है, और इसी प्रकाश की चाल को, जो आपके प्रकाश की चाल है, इसी प्रकाश की चाल का क्या करते हैं हम, जब भाग देते हैं इसमें, तो हमारा जो भाग जाता है वो इस प्रकार से जाता है। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य 3 का भाग हमने एक कूलाम में दिया, तो इस प्रकार से ये आपका एक फ्रैक्लिन का मान प्राप्त हो गया। तो आप इस एक फ्रैक्लिन का मान याद कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। तो एक फैराडे किसके इक्वल होता है, 96485.3399 कूलाम। 9648533399 मोबाइल नंबर की तरह है, इसको हम याद करेंगे, इसको रखेंगे याद। फैराडे का यानी एक फैराडे इक्वल कितना होता है, इतना होता है। और एक फैराडे किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक मोल के बराबर। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो एक मोल होता है उसके बराबर फैराडे होते हैं। अब इन दोनों के साथ और भी मात्रक होते हैं, जैसे हम अपने न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। बात कर लेते जैसे 1 मिली कूलाम, तो इसको कितना लेंगे, 10⁻³ कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम 10⁻6 कूलाम। 1 नैनो कूलाम 10⁻9 कूलाम। और 1 पिको कूलाम यानी 10⁻10 कूलाम। तो 1 पिको कूलाम 10, सॉरी यहाँ पर कितना होगा, 12। एक पिको कूलाम बराबर 10⁻12। जब भी हम इन राशियों को बदलेंगे, माइक्रो, मिली, माइक्रो और जो नैनो और पिको मिलेगा, तो हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करके इन राशियों को बदलेंगे। अब रही बात आपके बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए कुछ ज्यादा खास मात्रक नहीं होते हैं। जैसे एक आपका एसआई मात्रक हो गया, स्थैत कूलाम एक मात्रक हो गया। स्थैत कूलाम की वैल्यू हो सकती है, सबसे छोटा मात्रक हो सकता है, सबसे बड़ा मात्रक हो सकता है, इनकी ज्यादा वैल्यू ट्रेल में बहुत कम यानी रेयर कंडीशन में हो सकती हैं। इसीलिए लेकिन आपको अगर आगे का यानी कि जो एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, या आपको फिजिक्स को समझना है, जानकारी अधिक से अधिक रखनी है, तो आपको ये सारी यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत यानी अच्छी जानकारी होगी। शायद है कि आपने शायद इन सारी जानकारी को पहली बार कहीं यानी कि पढ़ा हो, या आपको कहीं बुक्स में मिला भी होगा। ऐसा नहीं, कोई हम अलग से नहीं लाते हैं, आखिरकार होता है बुकों का ही कॉम्बिनेशन। बट होता क्या है कि किसी बुक में दिया गया है, किसी में नहीं दिया गया है। तो हम जब अध्ययन करते हैं हम लोग, तो यानी कि काफी बुकों का अध्ययन करते हैं, उस हिसाब से हमको ज्यादा जानकारी इस पे निकल आती है, तो वो जानकारी आपके साथ साझा की। अब बात करेंगे आगे के टॉपिक की। तो आगे का टॉपिक क्या है कि आवेश किस पर निर्भर करता है, और आवेश के संबंधित यानी और 2-1 बिंदु हैं। इसके बाद हम अपने आगे वाले टॉपिक पर चलेंगे। तो पहले इसको एक बार नोट कर लीजिएगा और फिर आगे देखते हैं।
तो हम बात कर रहे थे कि माध्यम यानी जो आवेश होता है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि आवेश जो होगा, जो आवेश पर यानी किसी पदार्थ पर आवेश होगा, वो माध्यम की प्रकृति यानी बदलने पर निर्भर नहीं करता है कि माध्यम अगर चेंज हो गया तो उसका यानी कि आवेश चेंज हो जाए या चार्ज चेंज हो जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो आवेश होता है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। और एक दूसरा और पॉइंट जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप लिख लीजिएगा पॉइंट वाइज। तो इसमें दूसरा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि स्थिर आवेश और गतिमान आवेश में जो चार्ज होता है वो समान रहता है। यानी स्थिर आवेश का चार्ज और गतिमान आवेश का चार्ज कैसा होता है? समान होता है, कोई कम ज्यादा नहीं होता है। जैसे आपका विकल्प आ सकता है कि जो एक स्थिर आवेश है और वही यानी कि स्थिर आवेश जब गतिमान हो जाता है तो आवेश में परिवर्तन बताइए, वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, कमी होगी या कुछ नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप उसमें क्या लिखोगे? बराबर वाला लिखोगे कि इसमें यानी कि क्या होगा? गतिमान यानी कि और आवेश और स्थिर आवेश पर चार्ज कैसा होता है? बराबर होता है। आइए अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण सारणी की, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सारणी का आपके यानी सिलेबस में तो नहीं है कोई जी सारणी, बट इस सारणी से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे कि हम आपसे बात करते हैं प्लास्टिक और कांच को रगड़ने पर कौन सा धनात्मक होगा, कौन सा ऋणात्मक होगा। अब यदि आपको एक बार बता दिया गया है तब तो आपको ठीक है मालूम होगा कि कांच धनात्मक होगा, प्लास्टिक ऋणात्मक होगी। या हम उसी को और ऊपर ले जाते हैं और यानी कि पदार्थों में आपस में रगड़ के देख लेते हैं तो कौन से क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन है एक क्रमबद्ध तरीके से। तो उस सारणी को देखते हैं। बहुत यानी कि आपको जाना, केवल सारणी याद करने से काफी यानी कि ऐसे हम ज्यादा तत्व तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जिस भौतिक यानी कि अवस्था यानी प्रकृति में बहुत सारे यानी कि तत्व हैं, इन सारे तत्वों को तो नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ मेन जो तत्व हैं उनको समझ सकते हैं। तो उनकी एक सारणी बनाते हैं, जो सारणी फैराडे के नाम से है, फैराडे की वैद्युत सारणी। फैराडे की वैद्युत सारणी। तो जो वैद्युत सारणी फैराडे की है, तो फैराडे की वैद्युत सारणी कौन सी है? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने के लिए, दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है उसके लिए वैद्युत सारणी है। तो उसके लिए पहला यानी कि जो हम यहाँ पर बना देते हैं इस तरीके से, पहली आपका तत्व आता है कांच। कांच के बाद कौन सा तत्व होता है? कांच के बाद होगा फलालेन, और फलालेन के बाद आपका तीसरा तत्व आता है ऊन। ऊन के बाद आती है धातु, और धातु के बाद आता है रबर। रबर के बाद आता है मोम, और मोम के बाद आता है प्लास्टिक। और प्लास्टिक जब है, इसके बाद आपका बचता है गंधक। ये आपके कुछ हमने तत्व लिए हैं। इस प्रकार से आपके जो यानी कि आपके तत्व दिए गए हैं, धातु कोई भी होगी उस धातु का नाम हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो तत्व आपके इस श्रेणी में आपको याद रखना है, कांच के फलालेन, ऊन, धातु, रबर, मोम, प्लास्टिक और गंधक। तो इस तरीके से होता क्या है, अब आपको हम समझाते हैं कि अगर हम कांच और फलालेन को रगड़ेंगे तो कांच कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। फलालेन कैसा होगा? निगेटिव होगा। और इसी के बाद अगर हम फलालेन और ऊन को रगड़ेंगे तो ये फलालेन होगा, ऊन कैसा होगा? निगेटिव होगा। इस प्रकार से आपस में यानी क्रमबद्ध तरीके से ऊपर नीचे यानी क्रमबद्ध। यदि कांच और गंधक को रगड़ेंगे तो कांच कैसा होगा? प्लस होगा, गंधक ऋण होगी। यदि कांच और प्लास्टिक को रगड़ेंगे तो कांच कैसा? ऋण होगा, और प्लास्टिक कांच धनात्मक होगा, प्लास्टिक ऋणात्मक होगी। इस प्रकार से आपकी एक सारणी है, इस सारणी को आप नोट कर लीजिएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे चर्चा कर लेते हैं। दो टॉपिक आपके रह जाते हैं। एक तो आपका योज्यता वाला रह जाता, तो योज्यता के लिए हम कह सकते हैं जो आवेशों का योगफल होता है वही योज्यता के अंतर्गत आती है। तो उसमें क्या होता है? आवेशों का जो बीजगणितीय योगफल होता है वो आपका क्या होता है? आवेश का योज्यता कहलाती है। सबको जोड़ के, जैसे -3 +3 4 5 6 7 इन सबको ऐड कर दिया जाए तो प्लस माइनस में सबट्रैक्ट होके जो वैल्यू आपकी आएगी वो चार्ज बचता है। तो ये योज्यता होता है। और आवेश का क्वांटीकरण आपको समझाते हैं। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? प्रकृति में जितना भी आवेश होता है, प्रकृति में जो आवेश होता है वह मूल आवेश का पूर्ण गुणक होता है। प्रकृति में
जो विभिन्न निकायों में जो आवेश होता है, या कह सकते हैं प्रकृति में जो आवेश होता है, वो मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणक होता है। जैसे मूल आवेश और इस मूल आवेश होता है, यानी आवेश की न्यूनतम मात्रा कह सकते हैं हम, जो आवेश होता है उसकी न्यूनतम मात्रा कहते हैं, तो उस न्यूनतम मात्रा का पूर्ण गुणक होता है, और जो न्यूनतम मात्रा होती है इसे ही हम मूल आवेश कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं, क्या कहेंगे एक बार। प्रकृति में जो यानी कि आपके पास आवेश है, वो मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणक होता है, और मूल आवेश जो होता है, यानी कि जो आवेश की न्यूनतम मात्रा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। इसकी परिभाषा भी एक बार लिख के देखते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा हम लिखते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा प्रकृति में आवेश सदैव निश्चित मान का पूर्ण गुणज होती है। पूर्ण गुणज होती है। पूर्ण गुणज होता है। इसे हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन, यानी आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा हुई। प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित मान होता है, उसका क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। जो आपकी एक वैल्यू, फिक्स वैल्यू, अचर वैल्यू है, उसका क्या होगा, पूर्ण गुणज, यानी कि उसमें जो गुणा होगा पूर्ण संख्याओं का गुणा होगा। तो ऐसा नहीं है अपूर्ण, यानी कि पॉइंट वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई हो जाए, या अपॉन वाली या माइनस की संख्याओं का मल्टीप्लाई हो जाए। कैसे, पूर्ण संख्याओं का क्या होता है, पूर्ण संख्याओं का मल्टीपल में होता है। इसे आवेश का कहते हैं क्या, क्वांटीकरण। और आवेश की जो न्यूनतम मात्रा होती है, आवेश की न्यूनतम मात्रा को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। जैसे बात करते हैं, माना कि कुल आवेश Q है, तो यहाँ जो Q होगा वो N इंटू ई, आवेश जो टोटल आवेश है, जो आवेश यानी कितना है, N इंटू ई। किसी भी बॉडी पर जो आवेश होगा, N का मतलब क्या है, N जहां हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपको, जहां N पूर्ण संख्याएं, 1 2 इस तरीके से संख्याएं हैं, और ई क्या है, ई आप पढ़ चुके हो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपका क्या है, आवेश का मान है। तो इस तरीके से आप, ये आपका जो फॉर्मूला निकल के आया है, जी इस फॉर्मूले से आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिलेगी। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा। तो आपको समझ में आ गया आवेश का क्वांटीकरण क्या है। प्रकृति में जो आवेश होता है वो निश्चित मान का सदैव कैसा होता है, पूर्ण गुणज होता है, यानी पूर्णांकों की संख्या के गुणनफल के रूप में होता है। और जो यानी कि गुणनफल के रूप में होता है, यानी कि जो चार्ज है, ये मूल आवेश सबसे छोटा चार्ज है, यानी कि इसी के गुणनफल में होता है। तो जो न्यूनतम मात्रा है, इसको हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। अब बात करते हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत की, आवेश संरक्षण के नियम की। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है कि आवेश को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश को ना ही, यानी कि प्रकृति में जितना भी आवेश है, ब्रह्मांड में सभी का जो संपूर्ण निकाय होता है, सभी निकायों में जो आवेश होता है वो कैसा होता है, नियत होता है। यानी इसीलिए हम कह सकते हैं प्रकृति में जो आवेश होता है उसको ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश सदैव संरक्षित रहता है। संरक्षित मतलब जितना था उतना ही रहता है। तो हम इसकी भी परिभाषा एक बार नोट कर लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो आवेश संरक्षण का जो नियम है वो आपका क्या है, किसी पृथक्कृत निकाय में, यानी कोई भी निकाय हो, किसी
पृथक्कृत निकाय में आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश सदैव संरक्षित रहता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। समझ में आ गया होगा। आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, और जो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तहत देख लेते हैं कि कैसे। एग्जाम्पल में जैसे हमने मान लिया यूरेनियम 92,238, जब इसको विघटित किया जाएगा तो जो थोरियम कितने में निकलेगा, 92, और यहां से कितना होगा 234, प्लस एक हीलियम का निकलेगा जो 2He4 होगा। अब यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर आवेश कितना था, 92 था, और यहाँ कितना हो गया 90, और इस पर आवेश कितना है 2, यानी 90 + 2। तो आवेश को केवल हमने क्या कर दिया, स्थानांतरित, यानी कि दूसरी जगह तो कर सकते हो बट लेकिन इसको खत्म हम या नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करते हैं। या हम एक फोटोन की बात करते हैं, जब किसी धातु पर क्या होता है कि बहुत उच्च कोटि का जो यानी कि ऊर्जा होती है 1.0202 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा इतनी उच्च ऊर्जा को जब हम किसी यानी कि पृष्ठ पर आपतित कराते हैं तो उसमें पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होती है। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है। तो जो पॉजिट्रॉन होता है वो धनात्मक, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और जब हम दो पॉजिट्रॉन, यानी कहने का मतलब दोनों बराबर मात्रा में होते हैं, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो जब बराबर मात्रा में होते हैं तो उन पर आवेश कैसा, प्लस माइनस के कारण आवेश शून्य होता है। इसी प्रकार से हम इसको अगर इसको यानी कि रिवर्स यानी कि अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, जब हम पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को ज्यादा यानी पास करते हैं, संपीड़ित करते हैं बहुत ज्यादा यानी कि दाब लगाकर, तो क्या होता है जब वो पास में आते हैं तो वो एक दूसरे को विनाश कर देते हैं, यानी एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। तो तब भी आवेश कैसा रहता है, शून्य रहता है। इसीलिए कहा जाता है आवेश कैसा होता है, संरक्षित होता है। तो इस परिभाषा को आप नोट कर लीजिएगा। हमने अभी तक यानी कि आपको आवेश संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की। आवेश संरक्षण का नियम, क्वांटिजेशन भी पढ़ा, जे इसमें से आपका आवेश संरक्षण नियम भी इम्पोर्टेंट है और क्वांटीकरण भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद और यानी कि जो बिंदु थे वो आपके कोई कठिन नहीं है, अगर उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको निश्चित है सरल ही लगेंगे। अब बात करते हैं आगे यानी कि जो अपना यानी कि डेरिवेशन होना है उसकी बात करते हैं। तो पहले हम वैद्युत बल की बात करते हैं। तो वैद्युत बल हमने पढ़ा ही है, आकर्षण जो प्रतिकर्षण बल होता है वो क्या होता है, बल होता है। अब जो वैद्युत बल क्यों होता है, क्योंकि जो विद्युत में यानी पढ़ रहे हैं हम, इसलिए आवेशों के बीच लग रहा है, इसलिए ये वैद्युत बल होता है। तो हम इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स दो आवेश, जो दो आवेश होते हैं वो सजाते हो या बिजाते हो उससे लेना देना नहीं है। दो आवेशों के मध्य लगने वाला, दो आवेशों के मध्य लगने वाला, अब दो आवेश, यहाँ कोई हमने कंडीशन ओपन नहीं की, सजाती हैं कि बिजाती हैं, तो निश्चित है कोई बल भी ओपन नहीं हो सकता है, कौन सा बल लगेगा। इसलिए हम कह सकते हैं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण
या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। तो जो वैद्युत बल होता है वो क्या होता है? दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। अब वैद्युत बल के बारे में पढ़ते हैं। तो कूलाम का जो नियम है हमारा, उससे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल भी लगेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हमने आवेश संबंधी परिभाषाओं में बहुत सारी चीजों को समझा, बहुत डिफरेंस चीजों को देखा, इसी प्रकार से हम कूलाम के नियम में भी हम बहुत कुछ चीजों को डिफरेंस और बहुत ही क्लोजली और बहुत गहराई से समझेंगे। तो एक बार कूलाम के नियम के लिए आप बहुत इन्हीं की ध्यान से डेरिवेशन को समझेंगे और परिभाषा को भी देखेंगे। तो हम कूलाम के नियम की बात करते हैं। कूलाम का नियम क्या है कि जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 1785 ईस्वी में, आप सन और नाम दोनों याद रखिएगा, कूलाम नाम तो याद हो जाएगा, लेकिन जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं वो किस सन में? 1785 ईस्वी में। उन्होंने क्या किया? एक ऐंठन रहित तुला का प्रयोग करके आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का अध्ययन किया। कौन सी तुला थी? ऐंठन रहित तुला। तो ऐंठन तुला जो होती है उसका प्रयोग करके उन्होंने किसका यानी कि क्या किया? आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अध्ययन किया और उन्होंने एक नियम दिया। जो तुला का प्रयोग करके अध्ययन करके जो प्रेक्षण मिलते हैं उनसे यानी कि जो एक उन्होंने नियम समझ में आया, उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम क्या कहते हैं? उनको इस नियम को व्युत्क्रम वर्ग के नियम से भी जानते हैं। इस नियम को क्या किससे जानते हैं? व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। समझ में आया? सन 1785 ईस्वी में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने ऐंठन तुला का प्रयोग करते हुए एक नियम दिया जिसे हम व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। और कूलाम का जो नियम है वो नियम क्या है वो इस वाले अगले टॉपिक पर अभी चर्चा करते हैं। वो क्या है कि इसमें क्या होते हैं? दो स्थिर बिंदु, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? रुके हुए आवेशों के बारे में पढ़ रहे हैं। यूनिट का नाम ही है स्थिर वैद्युत की, नहीं रुका हुआ आवेश है। तो इसमें क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के जो बीच बल लगता है उस पर बताया गया वो किस प्रकार से बल लगता है। उसमें बताया गया है दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगता है, जैसे मान लिया एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, इस प्रकार से। तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो कैसे लगेगा? उन्होंने एक सूत्र बनाया। क्या है? दोनों आवेशों के बीच लगने वाला, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल यानी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल। वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। क्या है? F जो है वो कैसा है? दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। तथा बीच की दूरी, जो इन दोनों के बीच की दूरी है, इसको हमने R से डिफाइन कर दिया। तो बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी का क्या? वर्ग यानी कि स्क्वायर। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो बल होता है वो कैसा होता है? बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको आप नियम एक बार फिर से यानी कि लिख सकते हो। और हर चीज यानी कि हम बोर्ड पर लिखेंगे तो निश्चित समय बहुत ज्यादा खिंच जाता है, इसलिए प्लीज कोशिश कीजिएगा स्वयं लिखने की। फिर से हम एक बार आपको बता देते हैं। आपको केवल कूलाम के नियम से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बाद सिर्फ आपको जानकारी चाहिए होती है। जैसे हमने जो आगे की थ्योरी बताई आपको, सन वगैरह और यानी कि तुला का जिसका प्रयोग किया उसको बताया, वो क्या सिर्फ आपको जानकारी के लिए आप अपने माइंड में सेट रखिएगा कि कौन सी तुला का प्रयोग किया गया या क्या है क्या नहीं है, कौन सा सन है। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा जो परिभाषाएं होती हैं उनको आप सुन के लिखिएगा। तो फिर से हम एक बार आपको पूरे यानी कि डिटेल बता देते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम, उन्होंने सन 1785 ईस्वी में एक ऐंठन तुला का प्रयोग किया और आकर्षण प्रतिकर्षण बल का क्या किया? अध्ययन करके प्रेक्षण प्राप्त किए और उनसे जो नियम बनाया उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। अब जो नियम क्या है? इस नियम के अनुसार आप यहाँ आगे से लिखोगे क्या? इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इनका क्या है? कूलाम का नियम है। तो इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसका क्या है नियम?
दो, फिर एक बार फिर सुन लीजिएगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए हम इस यानी कि कूलाम के नियम का डेरिवेशन करते हैं। जो काल्पनिक थ्योरी है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। हमने माना कि दो आवेश हैं, दो आवेश Q1, यहाँ पर लिख सकते हैं, दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से वायु में r दूरी पर रखे हैं। जो हमने यानी कि जो आपका चित्र है क्या है, एक आवेश ये हो गया और एक आवेश ये वाला हो गया, इसको नाम दे दिया Q1 है, इस पर मात्रा और इस पर क्या है Q2 मात्रा है। बीच की दूरी डिस्टेंस होगी इनकी r। ठीक है, अब इसको और थोड़ा देख लेते। यदि दोनों सजातीय आवेश हैं, प्लस और प्लस हैं, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। जो F होगा वो कैसा होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए, क्योंकि दोनों का यानी कि सेम निकलता है, इसलिए इसके द्वारा इस पर जो बल होगा वही इस पर भी बल होगा, सेम बल होता है। अगर यानी माइनस है तब भी यही कंडीशन होगी। और यदि एक विजातीय आवेश है तो विजातीय आवेशों में बल की दिशा क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इस प्रकार से बल लगेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा पहचानने के लिए कि आपका बल किस दिशा में लगेगा। तो बीच की दूरी हमने r मान की। अब देखो पहला यानी कि नियम क्या था? दो रुके हुए आवेश हैं। नियम क्या था? दो रुके हुए आवेश हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? और उसमें नियम था दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल है दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती है, यानी कि आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 समीकरण, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। इसी प्रकार से फिर आगे क्या है? दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी बीच की दूरी जो है उसका वर्ग और फिर व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम इन दोनों को एक साथ करते हैं, एक एंड दो से। तो फर्स्ट एंड सेकंड से करेंगे तो क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। जब भी हम समानुपाती नियता चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, अचर पद बोलते हैं। तो हम जैसे इसको हटाएंगे तो F इक्वल का चिन्ह लगेगा और यहाँ पर हमने अचर पद को A नाम दे दिया है। आप कैपिटल A भी लिख सकते हो, कैपिटल A। तो यहाँ क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे कि A है क्या, तो यहाँ पर हम तुरंत लिखेंगे जहां A समानुपाती नियतांक, क्या है? समानुपाती नियतांक, या इसको हम कह सकते हैं कूलाम नियतांक। कौन सा? कूलाम नियतांक या समानुपाती नियतांक या अचर पद भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर देखते हैं हम इस अचर पद का मान होता है। तो जैसे हम इस अचर पद का मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हम जानते हैं a बराबर, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1, क्योंकि अचर पद है तो निश्चित इसका नियतांक होगा 1। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसको जे होती है इसकी वैल्यू, एक कोई नहीं, जो अचर पद होता है वो इतना होता है। तो जैसे हम इसकी जगह लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। किसमें रख दिया? इसमें a का मान रख दिया। तो जी आपका वैल्यू। अब यहाँ पर हमें एक नया शब्द मिला एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है हम इसको भी लिखेंगे अपनी जानकारी के लिए, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या है एप्सिलॉन नॉट? निर्वात की वैद्युतशीलता, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी।
परमिटिविटी। तो ये क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता है एप्सिलॉन नॉट। अब हम देखते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद आपके पास एक फॉर्मूला मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, कूलाम बल का जो फॉर्मूला है वैद्युत बल का, वो हो गया। इसका मात्रक लिख लेंगे हम यहाँ पर। क्या होगा, मात्रक बल है इसीलिए क्या होगा, न्यूटन होगा। तो जो हो गया, यहाँ निकल आया। अब यहाँ एक चीज समझते हैं, यहाँ पर हमने लिखा, माना कि दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से वायु में r दूरी पर रखे हैं, ठीक है। तो वायु के लिए निकला। लेकिन अगर इसी जगह यदि कोई माध्यम आ जाता है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि आवेश किसी माध्यम में है, वायु के अतिरिक्त कहीं और है, केरोसिन में हो सकते हैं, जल में हो सकते हैं, इस प्रकार से है। यदि आवेश किसी माध्यम में है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर अभी माध्यम को छोड़ के हम इसकी वैल्यू एक बार और रख के देख लें तो और बेटर रहेगा। तो हम इसको वैल्यू रख के देख लो इसकी। अच्छा, इसकी वैल्यू, अंक की वैल्यू क्या होती है, तो यानी कि एक प्रतीक हो गया, इसकी अंक की वैल्यू क्या होती है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अंक की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और यहाँ हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये इसकी क्या है, आंकिक वैल्यू है। तो आगे देखते हैं, इसी इक्वेशन से जो आपका फॉर्मूला दिया गया है, इसी इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, F इक्वल 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो ये भी आपका क्या है, सॉरी वैल्यू रखेंगे इसका, जितना इसका अंक का मान हो गया, आप क्या लिखेंगे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जी आपका इसका एक फॉर्मूला अंक के पदों में हो गया। अब हम बात कर लेते हैं माध्यम की। यदि कोई माध्यम है, ठीक है, यदि आवेश किसमें रखे, माध्यम में है, माध्यम मतलब मीडियम अगर कोई है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर फॉर्मूला यही रहेगा, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ एक की आ जाएगा, क्या आ जाएगा, की आ जाएगा। अगर आप इस थ्योरी में लिखते हो, माना कि दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो आप डेरिवेशन में क्या लेके चलेंगे, यहाँ जैसे आएंगे तो आप यहाँ एक की लेके चलेंगे। यानी कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, F प्रोपोर्शनल टू 1/k। तो आप तीनों यानी कि समीकरण जब एक साथ करेंगे तो आपके साथ इस प्रकार का फॉर्मूला आपके साथ प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो जैसे जी आपका फॉर्मूला निकला, तो हम देख लेते हैं के क्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक, जहां के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। जैसे कि वायु के लिए हम यहाँ पर लिख लें, वायु के बाद में लिख देंगे इसको, पहले यहाँ समझ में आ गया होगा कि, तो ये आपका पूरा डेरिवेशन कूलाम के नियम का हो गया। फिर से समझिएगा, दो आवेश एक दूसरे के मल्टीपल में है, जो आपका बल है वो दूरी पर भी है, लेकिन वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है। जब दोनों को एक साथ रखते हैं तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F जहां समानुपाती चिन्ह था, तो क्या आ गया, यहाँ एक अचर पद आ गया, कांस्टेंट। तो हमने इसको लिखा, जहां हम जानते हैं एक ही वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं इसको। तो क्या हो जाए, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो न्यूटन इसका मात्रक हो गया। जहां एप्सिलॉन क्या प्राप्त हमने लिखा, निर्वात की वैद्युशीलता यानी परमिटिविटी। इसके बाद हमने देखा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता है कितना है, 9 × 10⁹ तो क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने इसमें वैल्यू रखी इतने की जगह, तो क्या निकल के आ गया, आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ गया। लेकिन अगर हमारे पास कोई माध्यम है, मीडियम है, तो हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला यही होगा, इक्वेशन अगर हम इसको A डाल दें और इसको इक्वेशन B डाल दें, इसको इक्वेशन C डाल दें, तो जो हमारा यदि यानी यहाँ पर माध्यम है वायु की जगह, तो कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। यहाँ पर K हो जाएगा, या आप K रख सकते हो, कोई भी हो, वायु या निर्वात, लेकिन वायु या कोई माध्यम हो,
हम इसमें जहां जैसे के आता है तो हम इसको एक बार आगे आपको एक बार करके दिखा देते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू, तो यहाँ हम देखते हैं एफ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन, सिर्फ एप्सिलॉन, इसको ध्यान रखना, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन आपका क्या है, एप्सिलॉन 0 और के का मल्टीपल, जबकि एप्सिलॉन नॉट क्या था, निर्वात, यानी कि निर्वात की वैद्युशीलता, जहां कुछ नहीं था, वायु भी नहीं थी। अब जे किसका, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, निर्वात नहीं है, कोई माध्यम लग गया के, यानी कोई माध्यम आ गया, मीडियम। इसीलिए हम यहाँ क्या कहेंगे, एप्सिलॉन नॉट और के का मल्टीपल होगा तो क्या बनेगा, सिर्फ एप्सिलॉन, और जे क्या होगी, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता। क्या लिखेंगे हम इसको, जहां एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता। इस प्रकार से आपका, आप यहां तक कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, यहां तक आपका कूलाम का नियम हो जाता है। लेकिन जी हमारी अतिरिक्त जानकारी के लिए अब आपको जो जानकारी मिलेगी इसके आगे, वो एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त जानकारी होगी, और आपको इंटरेस्ट है, यानी कि इसी से तोड़ के यानी कि सारी चीजें निकल के आएंगी। तो हम यहाँ एक चीज ऐसे लिख भी सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के इक्वल एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन किस क्या हो गया जी, एक आपका फॉर्मूला हो गया। अगर वो निरपेक्ष वैद्युशीलता देता तो आप इस प्रकार से फॉर्मूला लगा सकते हो। तो जी आपका कूलाम का नियम पूरा हुआ। आपको कहाँ तक रखना है, यहाँ तक आपको याद रखना है और अच्छे से समझना भी है। अब हम थोड़ा सा अपनी यानी कि अगली जानकारी के लिए, एक्स्ट्रा जानकारी के लिए थोड़ा सा और देखते हैं कि जी आपका जो फॉर्मूले आ रहे हैं वो किस में हैं, सभी फॉर्मूले न्यूटन में, यानी कि एम के एस सिस्टम में, एसआई प्रणाली में है। अगर हम इसका मान सीजीएस में देखें, एफ का मान सीजीएस में देखें, तो हम आपको एक जानकारी के लिए इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से। आप सीजीएस में आप लिख के, चलो हम ही लिख देते हैं एक बार, जैसे सीजीएस, यहाँ पर सीजीएस में जो होता है ए, जो हमने लिखा था ए बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसका मान हमने कितना निकला, 9 × 10⁹ और इस प्रकार से इसका यानी कि मात्रा क्या है, जैसे जो लिखा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। लेकिन जब हम इसको सीजीएस में ले जाएंगे तो जो न्यूटन मीटर हटके न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा, डायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायन। अब जब हम वहां देखेंगे क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, कूलाम को किसमें बदलेंगे, सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, और कूलाम को किसमें ले जाएंगे, स्थित कूलाम, कूलाम को किसमें ले जाएंगे, स्थित कूलाम। और एक स्थित कूलाम की वैल्यू हमने अभी इसके पहले पढ़ी थी, क्या थी, 3 × 10⁹ तो जब ये ऑब्लिक में जाएगी, ये देखो यहाँ पर ऑब्लिक में जाएगी तो 3 स्क्वायर है, 3 × 3, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, डाइन हो गया 10⁵, और जो मीटर है, मीटर एक बार कितना हो जाए, 10⁴, क्योंकि मीटर स्क्वायर है, और नीचे क्या होगा, अपॉन 3 दो बार है, 3 3 जा 9, और यहाँ कितना 3 3 जा 9 इक्वल 10⁻, कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18, जबकि यहाँ 9 × 10⁻9 लिखा है, तो इससे जे 9 बचेगी, ऊपर कैरी जाएगी। इस तरीके से आपका ये सब खत्म होके क्या हो जाएगा, आप सॉल्यूशन कर सकते हो बड़े आस्ते से। तो जी मान ना निकल के इसका मान हो जाता है 1 इतना से, इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और यहाँ क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्थित कूलाम, स्थित कूलाम स्क्वायर। जब हम इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, इसमें रखेंगे, किसमें, समीकरण सी में, समीकरण सी से, जब समीकरण सी से रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एफ इक्वल कितना होगा, 1, यानी कि पूरा रख जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 × Q1 Q2 अपॉन आर और के आर स्क्वायर। तो जी आपका कौन सा समीकरण हो गया, ई समीकरण प्राप्त हो गया।
आपको हमने पहले ही बता दिया, आपको यहाँ तक याद रखना सिलेबस के लिए, लेकिन इसके आगे वाला आपको महत्वपूर्ण थोड़ी जानकारी के लिए है और ये थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी के लिए है, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना। अगर यानी सेंटीमीटर में आता है, यानी कि सीजीएस पद्धति में यूनिट आती है, तो आप सीधा ये वाला फॉर्मूला रखे Q1 Q2 अपॉन K² रख के कर सकते हो। रही बात फॉर्मूला निकालने की, एक हो कैसे गया, तो हमें पता है हमारे पास इतनी वैल्यू होती है, इसको हमने बदला, जब बदलेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 डायन ही निकल के आएगी, 1 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्थित कूलाम स्क्वायर। तो इस तरीके से जब 1 निकल के आएगी तो 1 रखेंगे, ये हो जाएगा। नहीं, हम कह सकते F बराबर Q1 Q2 अपॉन K² अगर वायु है। अब यहाँ देख लो, वायु के लिए जो K का मान होता है वो 1 होता है, जबकि जल के लिए K का मान परावैद्युतांक जिसे बोलते वो 81 होता है। इस तरीके से केरोसिन का अलग होता है, सबके अलग अलग होते हैं, पेट्रोल का अलग होता है। तो इस तरीके से जो वैल्यू दी जाती है 42, 82, 83 ऐसे, मतलब हर चीज की अलग अलग वैल्यू है। तो इसके मान हम इस प्रकार से रखेंगे तो आपके मान निकल आएंगे। इसीलिए अब देखो, K का मान 1 होने के कारण, जो हमने पहले फॉर्मूला वहां पर निकाला था, K का मान 1 होने के कारण फॉर्मूला क्या आया था, यहाँ पर क्या था, K नहीं था, इसीलिए वहां पर K नहीं रखा गया था कि K का मान क्या होता है 1। तो इसलिए हमने लिखा था वायु में रखे, तो हमने K को नहीं लिया था। तो इस प्रकार से आप सीजीएस में, जो महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए, सीजीएस में कैसे यानी कितना बल होगा तो आप निकाल सकते हो। अब एक हम आपको और इसी के थ्रू और जानकारी दे दें, क्योंकि इसमें हमने जो एक शब्द पढ़ा नया, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन, इन दोनों में क्या संबंध है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन इन दोनों में क्या संबंध है, तो इनको हम देखेंगे। तो हम संबंध तो वैसे यहाँ से देख सकते हैं, क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू K इक्वल एप्सिलॉन। तो इससे हम परिभाषा भी निकालेंगे, K क्या है, परावैद्युतांक। और जब परावैद्युतांक की परिभाषा हमने यहाँ से देखेंगे तो क्या निकल के आएगी, ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता बटे माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता अपॉन क्या होगी, माध्यम की वैद्युतशीलता का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ये आपकी परिभाषा यहाँ से हो जाती है। हम एक न्यूमेरिकल बहुत सारे लगते हैं या कुछ यानी कि विकल्प भी आते हैं कि एक वायु में किसी पर लगने वाला इतने न्यूटन बल है, तो माध्यम K है उसमें बल हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 4 गुना। तो हम क्या करेंगे, जो F यानी कि वायु वाला था वो समीकरण A उसको, और समीकरण किसको, F को, C को डिवाइड करेंगे ऑब्लिक में, तो आपको पता चल जाएगा कितने न्यूटन बल लगेगा। इस प्रकार से इसके यानी कि आपके टॉपिक हुए। अब हम आपको अगले यानी वीडियो में जो एप्सिलॉन शब्द पढ़ा हमने, इसकी क्या देखेंगे, मात्रक, विमा और अंक के मान। क्या क्या देखेंगे, मात्रक, विमा और अंक के मान देखेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे वेक्टर रूप, कूलाम का जो वेक्टर नियम है उसका, और कूलाम के नियम जो बल, अभी तो देखो 2 बिंदुओं के बीच बल था, फिर क्या होगा, जो बल होगा वो एक दूसरे पर यानी कि बहुत सारे बिंदु लगाएंगे, प्रत्येक कण पर मतलब बहुत सारे कण होंगे, उन कणों द्वारा किसी कण पर लगने वाला बल निकालेंगे, तो वो अध्यारोपण का सिद्धांत बन जाएगा, उसको भी हमें समझना है। इसके बाद इसमें हम एक चीज और आपको नोट करा दें कि जो बल होता है, दोनों बिंदुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है वो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अनुदिश मतलब उसी दिशा में होता है, अंदर की ओर हो सकता है, बाहर की ओर हो सकता है। तो इस प्रकार से बल होता है, और जितना बल इसके द्वारा इस पर लगेगा उतना ही बल इसके द्वारा इस पर लगेगा। इसीलिए इन दोनों बलों का अनुपात 1:1 भी होता है। आपका एक विकल्प मिलेगा आपको। तो इस जानकारी को यहीं तक छोड़ते हैं, अगले वीडियो में आगे देखेंगे। इसीलिए अब आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो को कंटिन्यू तरीके से देखिएगा, नोट क्रमबद्ध तरीके से बनाइएगा। तो जब आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमारे पास कितना मटेरियल है, वो कितना अच्छा मटेरियल है जानकारी के तहत। और जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो आप न्यूमेरिकल, कुछ ही न्यूमेरिकल हम लगाएंगे, इसके बाद स्वयं आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, न्यूमेरिकल आपको कठिन नहीं लगेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।